नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है सभी घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। आप सभी ये जान गए हैं कि प्रतिदिन सुबह 9 से 10 बजे तक दूरदर्शन बिहार पर कक्षा 6, 7, 8 के पाठों को पढ़ाया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ आप मनोरंजक और प्रेरक कहानी भी सुनते हैं। आशा करती हूँ आपको घर पर ही इस कार्यक्रम द्वारा विद्यालय का अनुभव मिल रहा होगा और आप अपनी पढ़ाई को काफी एंजॉय कर रहे होंगे। कक्षाओं की शुरुआत के पहले आप सभी याद से अपनी कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाए। आपको अपनी कॉपी में दूरदर्शन में पढ़ाए जा रहे पाठों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करना है। साथ ही विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न या जिज्ञासा है तो उसे भी अवश्य नोट कर। तो रेडी हैं आप सब? चलिए बच्चों, आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे हम कक्षा 6 के पाठ भोजन जरूरी है भाग 2 से। इसके बाद कक्षा 7 में प्राणियों में पोषण भाग 1 की पढ़ाई करेंगे। तत्पश्चात आज फिर हम तारा है तैयार का एक रोचक लाभप्रद वीडियो देखेंगे। वीडियो देखने के बाद हम सभी कक्षा 8 के अध्याय त्वरित और भूकंप भाग 2 की पढ़ाई करेंगे। कक्षाओं के बाद हम मीना कार्टून सीरीज अंतर्गत कहानी देखेंगे जिसका शीर्षक है छोटी सी दुल्हन। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है भोजन जरूरी है। इसका पहला भाग हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन के प्रकार के बारे में और फिर हम जानेंगे कि उनके स्रोत क्या हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे संतुलित आहार के बारे में, जहां हम जानेंगे कि आखिर संतुलित आहार किसे कहते हैं। शुरुआत करते हैं विटामिन के प्रकार के बारे में जानते हुए। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि विटामिन काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन ए, बी, सी, डी इत्यादि। तो चलिए शुरुआत करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए त्वचा एवं आंखों को ठीक रखता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो इससे दृष्टिहीनता तथा रतौंधी जैसी बीमारियां हो जाती हैं। दृष्टिहीनता का मतलब होता है कुछ भी दिखाई ना देना। वहीं रतौंधी की बात करें तो इस बीमारी में शाम के समय के बाद कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। अब ये बीमारियां तो मुश्किल हैं, मतलब होनी तो नहीं चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं आखिर कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें खाने के बाद हमें विटामिन ए मिल जाएगा और ये बीमारियां होने की परेशानियां नहीं होंगी। तो विटामिन ए गाजर में होता है, ये केल में होता है, पपीते में होता है, रेड बेल पेपर यानी कि जो लाल वाली शिमला मिर्च होती है उसके अंदर होता है और ये टमाटर के अंदर भी पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी हृदय एवं परिसंचारण तंत्र को ठीक रखता है और ये अगर ना हो तो इससे बीमारियां होती हैं जैसे कि बेरी। तो बीमारी तो कोई सी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि आखिर इनके स्रोत क्या हैं। दरअसल विटामिन बी हमें अंडों से मिलता है। उसके अलावा अगर हम दूध की बात करें तो दूध में भी विटामिन बी होता है और उसके अलावा जितने भी ग्रीन वेजिटेबल होते हैं यानी कि हरी सब्जियां, उनके अंदर विटामिन बी पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है और इसकी कमी के कारण स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में होता है कि जो हमारे अंग होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दांत कमजोर होने की वजह से टूट गए हैं। अब इससे बचने के लिए जितने भी खट्टे पदार्थ हैं हम उन्हें खा सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी आमतौर पर खट्टे पदार्थों में होता है। उदाहरण के लिए अगर हम आंवले की बात करें तो इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो अगली बार से कोई आंवला खाने को कहे तो जरूर खा लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी के बारे में तो आप शायद जानते ही होंगे।
ये हड्डियों एवं दांतों के लिए लाभदायक होता है और इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। यहाँ पर सबसे बाईं तरफ जो फोटो है वो एक स्वस्थ इंसान की है और दाईं तरफ की जो 3 फोटो है वो उस इंसान की है जो रिकेट्स से पीड़ित है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हड्डियां हैं उनकी जो शेप है वो बदल गई है, यानी कि जो आकार है वो पहले जैसा नहीं रहा। इससे परेशानियां ये होती हैं कि जोड़ों में दर्द होने लगता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी के स्रोत हैं फिश यानी कि मछलियाँ, मशरूम, क्रीम, दही, दूध, बटर और एग यॉक यानी कि जो एग का पीला वाला हिस्सा होता है। विटामिन डी के बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई त्वचा को स्वस्थ रखता है क्योंकि ये त्वचा से जुड़ा हुआ है। इसका एक और नाम है, हम इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अब जैसा कि ये त्वचा को स्वस्थ रखता है, इसकी कमी से क्या होगा? दरअसल इसकी कमी से त्वचा एवं प्रजनन अंग जो होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। ये पाया जाता है ऑलिव के तेल में, कोकोनट के तेल में, सनफ्लावर के तेल में। उसके अलावा ये पालक में मिलता है और बादाम में होता है और मूंगफली तक में पाया जाता है और ये ब्रोकली में भी मिलता है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ई के बाद विटामिन एफ नहीं आता, विटामिन के आता है। दरअसल विटामिन एफ नाम का कोई सा विटामिन नहीं है। विटामिन के का काम होता है कि ये रक्त को जमाने में हमारी सहायता करता है। अब मान लीजिए कि आपको कभी चोट लग गई तो खून निकलने लगता है, पर थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाता है क्योंकि जो रक्त होता है वो जम जाता है। परंतु अगर विटामिन के कम हो तो वो नहीं जमेगा और खून बहता ही रह जाएगा। तो इसकी कमी से यही परेशानी होती है, जो रक्त होता है वो नहीं जमता। चलिए जानते हैं ये किस में पाया जाता है। दरअसल जितने भी ग्रीन वेजिटेबल यानी कि हरी सब्जियां होती हैं ये सब में पाया जाता है। उदाहरण के लिए पालक, बंद गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी इत्यादि। ये तो हुए सारे विटामिन्स। चलिए अब बात करते हैं रुक्षांश के स्रोत की। रुक्षांश हमें गेहूं, आलू, फल, सब्जियों और जौ आदि से मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं आखिर संतुलित आहार क्या होता है। हमारे आहार में सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा तथा रुक्षांश एवं जल की उचित मात्रा का होना आवश्यक होता है, क्योंकि जैसा आपने देखा कि अगर किसी भी तत्व की कमी हो जाए तो उससे कई सारी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो संतुलित आहार वही आहार होता है जिसमें जितने भी पोषक तत्व हैं उसकी उचित मात्रा एवं रुक्षांश और जल की उचित मात्रा हो। तो चलिए जानते हैं आखिर हम कैसे बचा सकते हैं पोषक तत्वों के नष्ट होने से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम खाना बना रहे होते हैं तो हमारी कुछ असावधानियों की वजह से जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हमें जो सब्जियां होती हैं उनको पहले धो लेना चाहिए, फिर काटना चाहिए, क्योंकि काटने और छीलने के बाद धोने से जो उनके पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जो चावल और दाल होते हैं उन्हें हमें बार बार नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे भी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या जाना। इस वीडियो में हमने जाना विटामिन के प्रकार और उनके स्रोत के बारे में, और हमने जाना संतुलित आहार के बारे में। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शंस हैं ए पीलिया, बी रतौंधी, सी बेरी या डी घेंघा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी रतौंधी। बेरी जैसी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शंस हैं ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन बी। विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए भोजन में क्या लेना चाहिए? ऑप्शंस हैं ए फल, बी हरी सब्जियां, सी आंवला
या डी दाल। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी आंवला। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र या पसीने द्वारा कौन बाहर निकालता है? ऑप्शंस हैं ए जल, बी आलू, सी वृक्षांश या डी फल। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए जल। गेहूं, आलू, फल, सब्जियों एवं जौ आदि किसके स्रोत हैं? ऑप्शंस हैं ए जल, बी वृक्षांश, सी वसा या डी प्रोटीन। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी वृक्षांश। आइए जाने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का उपयोग कब और कैसे करें। मास्क कब पहनें? जब खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो, किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हो, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा दे रहे हो। मास्क कैसे पहनें? मास्क पहनने से पहले हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। मास्क पहनने के लिए इसके ऊपरी हिस्से में लगी हुई पतली सफेद मेटल की पट्टी को नाक के ऊपर सटाएं। फिर इलास्टिक को कान के पीछे करें या यदि डोरी है तो पहले ऊपर की और बाद में नीचे की डोरी को सर के पीछे बांधें। अब मास्क का निचला सिरा पकड़ के उसे ठोड़ी के नीचे खींचें। ध्यान दें कि आपका मुंह, नाक और ठोड़ी अच्छे से ढके हुए हैं। इस्तेमाल के दौरान मास्क के ऊपरी हिस्से पर हाथ न लगाएं। मास्क को सही तरीके से पहनना आवश्यक है। याद रखें, एक मास्क 8 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मास्क गीला हो जाता है तो उसे तुरंत बदल दें। मास्क उतारने के बाद उसे ढके हुए कचरे के डिब्बे में डालें। हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। इस्तेमाल किए हुए मास्क को जलाकर नष्ट करें या जमीन में 6 फीट का गड्ढा करके अच्छे से दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जंतुओं द्वारा भोजन के अंतर्ग्रहण की। उसके बाद हम बात करेंगे अमीबा में पोषण की और उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर मनुष्यों में पाचन कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जंतुओं द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण को जानते हुए। दरअसल जंतुओं में भोजन ग्रहण करने की विधियां अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम एक चूहे और एक पंछी की बात करें तो चूहे के पास खाने के लिए हाथ होते हैं, वो उससे खाने को कुतर कुतर के खाता है। वहीं पंछी की बात करें तो उसके पास चोंच होती है और वो अपना खाना उससे खाते हैं। वहीं इन दोनों के साथ अगर हम गाय को रखते हैं तो जितना खाना पंछी पूरे दिन में खाता होगा गाय शायद एक ही बार में खा जाए। और गाय के पास उसके लिए अपना मुंह होता है खाने के लिए, जिससे वो खाने को आराम से जुगाली करते हुए खाता है। तो चलिए आखिर जानते हैं कि किस जीव के द्वारा भोजन किस तरीके से खाया जाता है। अमीबा की बात करें तो वो कूट-पात से खाना खाता है। अमीबा अपना आकार बदल सकता है और इसलिए वह कूट-पात से अपना खाना खाता है। वहीं मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी फूलों का रस पीती है और उसको पीने के बाद वो शहद भी बनाती है। वहीं अगर हम अजगर की बात करें तो अजगर खाने को चबाता तक नहीं है, वो खाने को सीधा निगल लेता है और उसके पेट में खाना जाके पच जाता है। चलिए अब बात करते हैं पंछी की। तो पंछी के पास खाना खाने के लिए चोंच होती है, वो अपना खाना चोंच से खाती है। वहीं चूहे की बात करें तो जैसा हमने अभी पढ़ा था कि चूहे अपना खाना कुतर कुतर के खाते हैं। वहीं गिरगिट की बात करें तो कीड़े को वो मुंह के भीतर खींच लेता है। इसी तरह एक पंछी होता है जिसका नाम है मरमर पंछी। इंग्लिश में इसे हम हमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं। यह रंग बिरंगे पंखों वाला पक्षी है और इसकी चोंच बहुत लंबी होती है और पतली होती है। यह चूषण विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है
और यह भी फूलों का रस ही पीता है। क्या आप जानते हैं ये इकलौता ऐसा पक्षी है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, यानी कि ये आगे की तरफ पंख फैलाते हुए भी पीछे की दिशा में उड़ सकता है, पर ऐसा करने वाला ये इकलौता पक्षी है। चलिए जानते हैं अमीबा में पोषण को। इतना तो आप जानते ही होंगे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसकी आकृति कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलती रहती है। तो आखिर ये अपना खाना खाता किस तरीके से है, चलिए जानते हैं। अमीबा जब अपने खाने को देखता है तो सबसे पहले तो उसके पास जाएगा। उसके बाद जो उसके झूठे पैर होते हैं उससे वो खाने को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है। उसके बाद जब वो खाने को पूरी तरीके से घेर लेता है तब खाद्य रिक्तिका बनती है और उसके बाद जो अमीबा होता है वो खाने को पचाना शुरू कर देता है। एंजाइम की मदद से वो खाने को पचाता है और इससे जो अमीबा होता है उसे पोषक तत्व मिल जाते हैं। खाद्य पदार्थ अवशोषित हो जाता है और जो बिना पचा भोजन होता है वो अमीबा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अमीबा के जैसा ही एक और जीव है हाइड्रा। बस बदलाव ये है कि यह एक बहुकोशिकीय जीव है, जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव था। इसकी मुख गुहा का छिद्र अंतर्गुहा और उत्सर्जन दोनों के लिए एक ही होता है। हाइड्रा को खाना जब खाना होता है तो सबसे पहले वो खाने को देखेगा, उसके बाद वो खाने के पास जाता है और खाने को पकड़ता है और उसे मुख गुहा के छिद्र से खाता है। उसके बाद जब वो खा लेता है उसे तो एंजाइम की मदद से खाना पचता है। पचने के बाद जो पोषक तत्व उसे चाहिए होते हैं वो उसे मिल जाते हैं और जो पचा हुआ खाना होता है जो नहीं पचता है वो उसी मुख गुहा से बाहर आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं मनुष्य में पाचन कैसे होता है इसके बारे में। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसका निर्माण होता है आहार नाल, पाचक ग्रंथियां तथा पाचन क्रिया इनसे मिलकर। तो मनुष्य के जो पाचन तंत्र है उसमें मेन चीजें हैं मुख, जिससे हम खाना खाते हैं, जीभ जो कि खाने को मिलाने में हमारी मदद करता है, वहीं पे फिर आहार नाल आता है जिससे खाना हमारे आमाशय तक पहुंचता है, आमाशय में खाना पचता है, वहीं पित्ताशय और छोटी आंत में खाना और पचता है। छोटी आंत में जो खाना होता है वो हमारे खून में जाता है और वहीं पे जो बिना पचा हुआ खाना होता है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। खून से जो खाना हमारे पास गया है उससे तो हमें पोषक तत्व मिलते हैं और जो बचा हुआ खाना है जो नहीं पचा वो बड़ी आंत से होते हुए बाहर चला जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यहाँ पर होता क्या क्या है। सबसे पहले तो होता है अंतर्ग्रहण, जो हम मुंह से करते हैं। इसका मतलब है खाने को बाहर से शरीर के अंदर लेके जाना। उसके बाद बात आती है पाचन की, जहाँ आमाशय और छोटी आंत के अंदर जो हमारा खाना है वो पचता है। उसके बाद बात आती है अवशोषण की। अवशोषण वो प्रक्रिया है जहाँ पर छोटी आंत से जो खाना है जो पच चुका है वो हमारे खून में जाता है। उसके बाद बारी आती है परिपाचन और उत्सर्जन की। परिपाचन में क्या होता है कि जो हमने खाना हमारे खून में लिया था उससे हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे उसे ताकत मिलती है सभी रोजमर्रा के काम को करने की। वहीं उत्सर्जन में जो बिना बचा खाना होता है जो नहीं पच सकता उसे बाहर निकाला जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना जंतुओं द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण कैसे होता है इसके बारे में। साथ में हमने बात करी कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, जहाँ पर हमने हाइड्रा में पोषण कैसे होता है उसकी बात भी करी थी। उसके बाद हमने जाना कि मनुष्यों में पोषण कैसे होता है। अमीबा अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है? ऑप्शंस हैं ए मुख द्वारा, बी कूटपाद द्वारा, सी हाथों से या डी दूसरे जानवर से। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी कूटपाद द्वारा। कौन सी चिड़िया चूषण विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करती है? ऑप्शंस हैं ए कौवा, बी कोयल, सी कबूतर या डी
मरमर पक्षी। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मरमर पक्षी। पचे हुए भोजन का रक्त में चले जाना क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं ए अवशोषण, बी परिपाचन, सी अंतर्ग्रहण या डी पाचन। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवशोषण। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी की स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। आइए बच्चों, अब हम सभी मिलकर स्वच्छता संबंधी महत्वपूर्ण बातों को जानें और यह भी ध्यान दें कि यह हमें स्वस्थ रहने हेतु कितना आवश्यक है। हम सभी तारा है तैयार वीडियो को देखकर यह प्रतिज्ञा अवश्य लें कि हम अपने आप को हमेशा स्वच्छ रखेंगे और किसी भी बीमारी को आमंत्रित नहीं करेंगे। खेल के भी थक गई। अब्बा। ओ तारा। मैं बोर हो रही हूँ। ओ तारा बोर हो रही है? तो ठीक है तारा, चलो एक क्विज खेलते हैं। क्विज? हाँ, मैंने तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में बताया था ना। देखे तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे सब याद है अब्बा, आपने मुझे बताया तो है। ठीक है, तो हो जाए कोरोना क्विज। हो जाए। तो बताओ कोरोना क्या है? कोरोना? इजी। कोरोना एक तरह का विषाणु है, वायरस, जिसके कारण इंसान बीमार हो सकते हैं। उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और वो मर भी सकते हैं। ये बताओ कि कोरोना कैसे फैलता है? अगर किसी को कोरोना है तो उसके खांसते या छींकते वक्त उसके मुंह और नाक से जो बूंदें निकलती है ना, उससे ये रोग फैलता है। बिल्कुल सही तारा। और इस वायरस का नाम कोरोना क्यों है? आपने बताया था। हाँ, याद आ गया। कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन यानी मुकुट, क्योंकि इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द ऐसे उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं
जिसकी वजह से ये मुकुट या क्लाउन जैसा लगता है, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। और कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं? 2 से 14 दिनों में। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इस बीमारी के लक्षण है क्या क्या तारा? अप्पा, ये वायरस किसी के अंदर जाए तो बुखार, खांसी, गले में खलाश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वाह, इसे तो सब कुछ याद है। बहुत अच्छे तारा, बहुत अच्छे। थैंक्स अप्पा। पर अब देखते हैं कि आप कोरोना क्विज में कितने नंबर लाते हैं। ओके, ठीक है, पूछो। तो बताइए कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको किसको है? जो ऐसी जगह की यात्रा करके आए हैं जहां ये वायरस फैला है, कोरोना से बीमार लोगों के संपर्क में आए लोग, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमार हैं। अच्छा अप्पा, इससे ठीक तो हो सकते हैं ना? देखो तारा, वैसे तो इसके 80% मामले घर में देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं, पर यह बात याद रखना कि इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इससे बच के रहना है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है इससे कैसे बचेंगे। तारा, तुम्हें सब कुछ पता है, बोलो कैसे? हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना। तारा, अभी मुंह, नाक और आंखें छूने से हमें बचना चाहिए। ये लो। थैंक यू अप्पा। कोरोना से बचने के लिए खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी से मुंह को ढको तारा, ठीक है? और हाँ अप्पा, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्थ्य केंद्र की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है और उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर को दिखाना है ना? हाँ, और ये सब खत्म होने तक घर पर ही रहना है, सबसे अलग। तो इसी बात पर मिलाइए आप। हाँ? तारा, ये क्या कह रही हो? कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना, सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो। नमस्ते, ऐसे सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और 1 मीटर की दूरी से बात करनी है, ठीक है? बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ पा, इसे कहते हैं सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी। सही बात बताने के लिए थैंक यू अप्पा। हाँ तारा, गलत बातों और अफवाहों पर ध्यान मत दो, नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम तारा। तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बातें पता है ना? हाँ? हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रखते हैं। विज्ञान कक्षा 8वीं। बिजली और भूकंप, प्रकृति के 2 भयानक रूप। कुछ परिघटनाओं यथा पवन, चक्रवात, तूफान, बाढ़ आदि का मानव जीवन, संपदा, प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा इन परिघटनाओं के दुष्परिणामों को कम करने की कोशिश लगातार चल रही है, जिससे धन जन की हानि को कम किया जा सकता है। तड़ित और भूकंप कितनी विनाशकारी प्राकृतिक परिघटना है। तड़ित, बिजली के खंभे में लगे बिजली के तारों के बीच हिलने डुलने के कारण चमक एवं कड़कड़ाहट उत्पन्न होता है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों के कारण को नहीं जानते थे और उसे प्राकृतिक प्रकोप समझकर अंधविश्वास में भयभीत रहा करते थे। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। उन्होंने अपने पतंग में नुकीला चालक लगाया। पतंग की डोर रेशम की थी। नीचे डोर में एक धातु की चाबी बांध दी। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत
आवेश नमी युक्त रेशम के धागे से संचारित होकर चाबी में आया। जब बेंजामिन उस चाबी के समीप अपनी उंगली ले गए तो उन्हें झटका लगा और चिंगारी दिखी। यह अब तक पहली बार साबित हुआ कि आकाश में कड़क बिजली के कारण ही होता है और वह जमीन पर भी लाई जा सकती है। आवेशित वस्तुओं से आवेश सुचालक हुक से होकर एल्यूमीनियम की पत्ती के टुकड़ों को आवेशित कर रहा है और समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। साथ ही हमें यह भी पता चला कि सुचालक वस्तुओं से होकर आवेश का स्थानांतरण होता है। अब आप कील की ऊपरी सिरे को अपने हाथों से छुइए। आप देखेंगे कि पत्ती का टुकड़ा अपनी पूर्व की अवस्था में चला गया। इसका अर्थ है कि पत्ती की टुकड़े का आवेश आपके शरीर से होकर पृथ्वी में चला गया। तूफान के समय हवाएं तेज गति से ऊपर की ओर जाती हैं तथा वर्षा की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। संघनित जलवाष्प बादल के रूप में रहता है। हवा से रगड़ के कारण आवेश का पृथक्करण होता है। बादल के निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाता है। धरती के ऊपर हवा भी आवेशित होती है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियां दिखती हैं और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसे हम तड़ित कहते हैं। आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने की इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। तड़ित चालक ऊंची इमारतों, चिमनियों, भवनों एवं अन्य बड़ी संरचनाओं को तड़ित के प्रभाव से बचाने की सरल एवं कारगर युक्ति तड़ित चालक है। भवन के सबसे ऊपरी हिस्से से कुछ ऊपर तांबे के मोटे तार की 3 नुकीली संरचना लगाई जाती है। उस नुकीली संरचना से तांबे का पत्थर जोड़कर उसे जमीन के नीचे 3 से 4 फीट ले जाकर तांबे के प्लेट से जोड़कर मिट्टी से ढक दिया जाता है। इससे भवन, इमारतें आदि तड़ित सुरक्षित हो जाती हैं, क्योंकि इस तांबे की पत्थर से होकर आवेश पृथ्वी में चला जाता है। भूकंप। उपर्युक्त परिघटनाओं में कुछ तो मानव सभ्यता के लिए लाभकारी है और कुछ अत्यंत विनाशकारी। विज्ञान एवं तकनीक के विकास से हमने कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं की भविष्यवाणी करना सीख लिया है, जिससे हम धन जन की व्यापक हानि से कुछ बचाव कर पाते हैं। पर कुछ ऐसी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनकी भविष्यवाणी अभी तक कर पाना संभव नहीं हो पाया है। इसमें एक परिघटना है भूकंप। भूकंप क्या होता है? भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं, पर हमेशा उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। भूकंप के कारण। पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती हैं। गति के कारण ये कभी एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा एक दूसरे से टक्कर के कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में महसूस होता है। पृथ्वी के भूपर्पटी पर कंपन ज्वालामुखी के फटने, उल्का के पृथ्वी से टक्कर अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं, वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। रिक्टर पैमाने पर अधिक माप ज्यादा क्षति पहुंचाती है। प्रारंभ में भूकंप मापने की विधि मालूम नहीं थी।
विज्ञान एवं तकनीकी विकास के क्रम में रॉबर्ट मैलेट, जॉन मिल्व, थ्यूइंग और ग्रे के सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया गया। भारत में मिल्स भूकंप मापियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता की वेधशालाओं में थ्यूइंग भूकंप मापी लगाए गए। भूकंप से बचाव। गड्ढे वाली जगहों को भरकर तालाबों एवं पोखरों के समीप घर बनाने से भूकंप आने पर इन स्थानों पर बने घर जल्दी गिरते हैं। अब भूकंप रोधी घरों को बनाने की तकनीक भी विकसित हुई है, जिसके अनुसार घर बनाकर भूकंप के व्यापक प्रभाव से बचा जा सकता है। खरीफ फसल को किस ऋतु में उगाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए वर्षा, बी ग्रीष्म, सी बसंत या डी शीत। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्षा। बड़े पैमाने पर बुआई करने के लिए किस औजार का उपयोग होता है? ऑप्शंस हैं ए कल्टीवेटर, बी कीप, सी कुदाल या डी सीड ड्रिल। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी सीड ड्रिल। खेतों से खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए सिंचाई, बी बुआई, सी निराई या डी कटाई। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी निराई। मिट्टी में रहने वाले केंचुआ और सूक्ष्म जीव मिट्टी को क्या बनाते हैं? ऑप्शंस हैं ए नर्म, बी सूखा, सी ह्यूमस या डी पथरीला। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी ह्यूमस। विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं ए बुआई, बी सिंचाई, सी भंडारण या डी कटाई। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंचाई। मीना, ये आम अपने चाचा के घर ले जाओ। रीता के यहाँ? अच्छा माँ, चलो भाई मिट्ठू। देखो बनिया आ रहा है, चलो छिप जाते हैं। सब ठीक हो रहा है। वो छोटी सी लड़की मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी। कितनी छोटी है, एकदम ठीक रहेगी, कहना मानेगी, घर का सारा काम करेगी, नौकर की तनख्वाह बचेगी। आज मेरा बेटा बाबू शहर से आएगा, बढ़िया जोड़ी रहेगी। इतनी छोटी सी दुल्हन। कौन है ये छोटी सी दुल्हन?
बाद तुम आ गई। आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ? मेरी शादी लाला के बेटे के साथ पक्की कर रहे हैं। तो तुम हो वो छोटी सी दुल्हन? छोटी सी दुल्हन? बनिया बहुत खराब है। उसने बाबा से मेरा स्कूल छुड़वाने को कहा है। रीता को कैसे बताऊं कि बनिया को मुफ्त की नौकरानी चाहिए? नौकरानी चाहिए? मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मीना, मुझे डर लगता है। पिछले महीने एक लड़की बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। वो मेरी उम्र की थी। बहन जी ने कहा कि उसकी उम्र माँ बनने के लिए कम थी। मैं क्या करूँ? तुम अपने माता पिता से क्यों नहीं कहती कि तुम पढ़ना चाहती हो? कहना तो चाहती हूँ, पर अपनी शादी के बारे में बात कैसे करूँ? दादी से पूछते हैं कि क्या करें। अम्मा, रीता के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा है। पर बेटा, रीटा तो अभी बहुत छोटी है। मेरी अपनी शादी भी छोटी उम्र में हुई थी। मैं 15 की भी नहीं थी जब मेरा पहला बच्चा हुआ। और कितना दुख उठाया मैंने। बच्चा भी नहीं रहा। किस्मत से मैं तो बच गई। मैं नहीं चाहती कि रीटा के साथ में भी ऐसा हो। अम्मा ठीक कहती हैं। लड़की की शादी तभी करनी चाहिए जब वो जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाए। देखो उस लड़की को, वो 15 साल की ब्याही गई। बेचारी नन्ही सी जान का क्या हाल हो गया है। मगर इतना अच्छा रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है अम्मा। लड़का डॉक्टर बनने वाला है, कैसे छोड़ दूं ये मौका? पर चाचा जी, रीता भी तो पढ़कर डॉक्टर बन सकती है, नर्स बन सकती है। बन सकती है। हाँ, अगर रीता पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो भैया। मैं सोचता था इस रिश्ते से आप सब उतना ही खुश होंगे जितना कि मैं। हमें बेहद खुशी है बेटा, लेकिन रीटा के बालिग होने तक रुकना ही ठीक रहेगा। मुझे नहीं लगता बनिया तब तक इंतजार करेगा। राजू, तुम मिठू के साथ बाजार चले जाओ। मैं रीता के यहाँ जा रही हूँ। क्या कर रही हो रीता? सोच रही हूँ क्या करूँ। किस तरह अम्मा और बाबा को मनाऊं कि मुझे पढ़ने लिखने दें। दादी भी यही कहती है। पर चाचा कह रहे थे कि लड़का डॉक्टर है। डॉक्टर है तो क्या हुआ? मिट्ठू, देखो ये सब। दूर हट, शैतान तूते। अरे नहीं नहीं, इसे मत मारो। ओ मिट्ठू, मिट्ठू, ओ मिट्ठू, आंखें खोलो मिट्ठू। अच्छा हुआ। आंखें खोलो मिट्ठू। ये बनिया बड़ा बेरहम है। इसका बेटा भी ऐसा ही होगा। यहाँ क्या हो रहा है? हमारे तोते को चोट लगी है। ये ठीक हो जाएगा ना? देखता हूँ। फिक्र मत करो, जिंदा है। इसे सिर्फ चोट लगी है। शुक्र है भगवान का। ओ देखो, जिंदा है। बच्चू, ठीक हो तुम? आपने तो मिट्ठू को ठीक कर दिया। पर यह हुआ कैसे? ये सब बनिया ने किया है। वो मिट्ठू के पीछे पड़ा है। अच्छा, ये बात है। अब मैं चलता हूँ। कितना अच्छा है। कौन था वो? हंस क्यों रही हो तुम? ठीक है, मैं ही जाकर पूछता कि वह कौन है। अरे रे रे रे, आ गया मेरा बेटा। तुम्हें देखकर बूढ़े बाप के कलेजे में ठंडक पड़ गई। पिताजी, मेरा बेटा हम सबकी शान है। जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है।
और मैंने इसकी शादी भी पक्की कर दी है। अरे यही कि एक अच्छी सी लड़की के साथ। ठीक है पिताजी, पर वो है कौन? क्या नाम है उसका? उसका नाम रीता है। बड़ी प्यारी छोटी सी बच्ची है। बच्ची? क्या उम्र होगी उसकी? इसमें क्या फर्क पड़ता है, जितनी छोटी उतनी अच्छी। फिर भी क्या उम्र है उसकी? उम्र यही कोई 15 साल की होगी। सिर्फ 15 साल की? मैं 15 साल की लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? ये तो बहुत छोटी है। बहुत छोटी से क्या मतलब? मेरी बात की कोई परवाह नहीं तुम्हें? ऐसी बात नहीं है पिताजी, मुझे शादी से बिल्कुल इनकार नहीं है, पर लड़की 18 से कम नहीं होनी चाहिए। पर क्यों? हमें डॉक्टरी में पढ़ाया गया है कि कम उम्र की लड़की के लिए माँ बनना खतरनाक हो सकता है। मैं मजबूर हूँ, जुबान दे चुका हूँ, शादी अगले हफ्ते। मैं शादी के लिए राजी हूँ, पर 3 साल बाद। अभी मेरी उम्र ही क्या है, 3-4 साल तो रुक ही सकते हैं ना? मेरी नाक कटवाएगा। वह आदमी बाबू है, बनिए का बेटा। क्यों, क्या सोच रही हो रीता? नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती, कम से कम अभी तो नहीं, पहले पढ़ूंगी। डरो नहीं, बाबू भी अभी तुमसे शादी नहीं करना चाहता, उसने खुद कहा है। कहता है लड़की 18 साल की तो होनी ही चाहिए। बनिया तो अगले हफ्ते ही शादी करना चाहता है। रीता आ रही है। बाबू, बाबू। चुप मुआ। अम्मा, बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है रीता? रीता, शादी। हाँ हाँ कहो बिटिया। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अजीब मुसीबत है, बनिए को छोड़कर बाकी सभी शादी देर से ही करना चाहते हैं। क्या हुआ मिठू, तुम ठीक तो हो? मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तुम्हें अपने बूढ़े बाप की कोई परवाह नहीं? पिताजी, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर कानून नहीं तोड़ सकता। 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना गैर कानूनी है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सुनिए, जल्दी आइए, मेरा तोता मर रहा है। अच्छा, तो मैं जाऊं पिताजी? तो ये सब पढ़ाई तुमने तोतों का इलाज करने के लिए की है? जाओ। मैं बहुत दिन से गांव नहीं आया, इसलिए सबके नाम नहीं जानता। वो लड़की कौन थी? वो रीता थी। रीता अभी शादी नहीं करना चाहती, वो 10वीं तक पढ़ना चाहती है। बड़ी अच्छी बात है। घबराओ नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। बाबू बेटा, सच बात तो ये है कि हमारी रीता पढ़ाई पूरी करना चाहती है। रीता को जरूर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं भी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम भी? अरे उधर रीता और अम्मा भी पढ़ाई की बात कर रहे हैं। बेटा, हमें भी शादी की कोई जल्दी नहीं। लेकिन तुम्हारे पिता, मतलब वो क्या कहते हैं? सच बात तो ये है कि मेरे पिता मेरी शादी अभी करना चाहते हैं। मुझे बापू की बात मान लेनी चाहिए, कहीं मैं उसे खो न बैठूं। अरे बाबू बेटा, मुझे इस बुढ़ापे में कुछ आराम चाहिए। घर में मेरी देखभाल करने वाला भी तो कोई हो। पिताजी, मैं समझता हूँ, लेकिन आपकी देखभाल के लिए तो किसी को रख सकते हैं। मैं एक भली औरत को जानती हूँ, बेचारी गरीब विधवा है। वो आपका काम कर देगी और फिर हम सब तो हैं ही। दुकान के हिसाब में मैं मदद कर दूंगी। मैं भी। अच्छा, शायद तुम ठीक कहते हो। अगले हफ्ते मंगनी की रस्म कर देंगे। सब सगे संबंधियों और जानने वालों को बता देंगे कि शादी 3 साल बाद होगी। शादी 3 साल बाद? किसकी? तुम्हारी मिठू?
सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो। लड़की भी जाए स्कूल, सीखे पढ़ना लिखना, वो भी भविष्य बनाए अपना। भाई जैसा बहना भी पाए शिक्षा। लड़की हमारे कल की आशा और खुशियाँ, उनकी भी पूरी हो इच्छाभिलाषा। बंधन हटाओ उनके, आगे बढ़ाओ उनको। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो। बच्चों, आशा करती हूँ आज के एपिसोड में पढ़ाए गए पाठों पर आपकी अच्छी समझ बनी होगी। साथ ही पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। आज पढ़ाए गए विषय के संबंध में कोई भी प्रश्न या जिज्ञासा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्नों को टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर 9431043527 पर लिख सकते हैं या ईमेल आईडी BEPCDDprogram@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। प्रतिदिन दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रम को YouTube के इकोवेशन चैनल पर अपलोड भी किया जाता है। जी हाँ बच्चों, आप आज के एपिसोड को 12 बजे के बाद YouTube पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय नाम से सर्च कर कभी भी देख सकते हैं। बच्चों, आपके लिए एक और जानकारी है जिसे सुनकर आप इस कार्यक्रम में और अधिक रुचि लेंगे। आपके स्वरचित कविता, कहानी, पेंटिंग को या उनके छोटे छोटे 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाकर आप अपने नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम एवं जिला के नाम के साथ स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। चयनित प्रविष्टियों को आने वाले एपिसोड में भी दिखाया जाएगा। तो बच्चों, इसी तरह मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम पर आप पढ़ते रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।